खुद मुख्तारी पर तो कोई समझौता था ना है और ना होगा। पंजाब में वी डोंट वांट टू निकल हॉलोकॉस्ट, तो दोनों तरफ करोड़ों लोग मर गए। पाकिस्तान ने इसको अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहा है। PL-15 की काबिलियत सिर्फ डिस्टेंस की नहीं है, स्पीड की भी है। टेक्निक आप सीधी करते हो अंडर 19 लेवल के ऊपर जाके, जहाँ लड़का एक सीखने की फेज में होता है। एक्चुअली होता ये है कि हम जो इनहेलर्स में देते हैं वो 2 तरह की दवाइयाँ देते हैं। पाकिस्तान महाज आराई नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए मुकम्मल तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया, इलाकाई इस्तेहकाम यकतरफ़ा तौर पर बरकरार नहीं रह सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा, आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। पाक फिजाइया के JF-17 ब्लॉक 3 PL-15 मीज़ाइल से लैस पाक बहरिया भी चौकस, भारतीय तैयारे को डिटेक्ट कर लिया। 4 और 5 मई के दरमियानी शब मुसलसल निगरानी में रखने का इंकशाफ। भारत की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद बलोचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की अपनी प्रॉक्सीज BLA फितना खारिज और गैर कानूनी अफगानियों को दहशत गर्दी करने की हिदायत। मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। पेशावर ने मुल्तान को हरा कर लाहौर के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। ज़ल्मे और कलंदर्स के दरमियान 9 मई का मैच क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। जो टीम सबकत पाएगी वही टीम प्ले ऑफ में जाएगी। शायकीन को बाबर और शाहीन के टाकरे का बेसब्री से इंतजार। और दमे से बचाव का आलमी दिन। दुनिया भर में 30 करोड़ अफराद सांस के मुख्तलिफ अमराज का शिकार। मुतासरा मरीज कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाकर जिंदगी आसान बना सकते हैं? प्रोग्राम में जानिए एक्सपर्ट की राय। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो मैं हूं ना आपका दिन अच्छा बनाने के लिए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑब्वियसली स्पोर्ट्स रिलेटेड। कल रात मैच में क्या हुआ, आज मैच नहीं है बट स्टिल द PSL इज ऑन इट्स वे टू फाइनलाइजेशन ऑफ द प्लेऑफ्स। इसके साथ साथ आज दमे का है आलमी दिन और उस पर भी बात होगी कौन सी वो एहतियाती तदाबीर है जो इख्तियार करनी चाहिए, और अगर आपको हल्का सा भी शायबा हो रहा है कि आप इस तरफ जा रहे हैं तो इसको हल्का लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी कहानियां हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले कहानी नहीं ड्रामे की बात करेंगे। वैसे भारतीय ड्रामे अगर स्क्रीन पे हों तो भी फ्लॉप होते हैं और अगर बॉर्डर पार ड्रामे हों तो वो तो बहुत ही बड़े फ्लॉप होते हैं। अब इस मामले में पाकिस्तान का दो टोक वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान हम का हाँ है, खुद मुख्तारी पर तो कोई समझौता था ना है और ना होगा, ये कहना है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का। उन्होंने भारत को दो टोक पैगाम दिया है और कहा है कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक 15वीं नेशनल बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया, जहां से पेशला जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। दूसरी जानिब भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा भी बेनकाब हो गया है। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म किया है। ये प्रॉक्सीज सबको पता है कौन है, BLA, फितना खवारिज, गैर कानूनी अफगानियों, इन सबको ग्वादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी करने की हिदायत दे दी है। बलूचिस्तान में खौफ और हिरास फैलाने के भारतीय मंसूबे का मकसद ही पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को मुतासर करना है। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट और मुतहर्रिक और किसी भी मुमकिना कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सो द सिचुएशन इज कि आई वुड लाइक टू बिगिन, वो जो P-15 इनका तैयारा है जो कि नेवी ने हमारी डिटेक्ट किया और उसको 4 और 5 की दरमियानी शब डिटेक्ट किया और काफी देर तक उसको अपनी जेर निगरानी रखा। So whatever India was thinking militarily
वो ना सिर्फ अब पकड़ा जा रहा है, उनके अपने लोग उनसे सवाल भी कर रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू बिगिन विद जो कल कॉन्फ्रेंस हुई है और बहुत ही अहम जो है ये तमाम तर लोग वहाँ पे मौजूद थे। जनरल आसिम मुनीर पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि भारत सोचे भी ना किसी किस्म का मिस एडवेंचर। वैसे ऑन द कॉन्ट्रेरी सर, फ्रैंकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको अब भी लगता है कि भारत कुछ करेगा, या आप भी मेरी तरह उन लोगों में शुमार किए जा रहे हैं कि जो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आना है तो आओ ना यार? आई थिंक इसमें जो लीडरशिप पहले आए थे बड़ा क्रिटिकल होता है क्राइसिस में या वॉर टाइम में कि लीडरशिप क्या कर रही है और उसका स्टांस क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। और अल्लाह का फजल है तीनों मुसल्लह अफवाज जनरल एक्चुअली अभी रेजोनेट हो रही है हर जगह। हम टर्की में है, यहाँ बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, बाय एंड लार्ज समझ आता था कि शायद अरब वर्ल्ड में कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं। ऑनेस्टली गो टू द सोशल मीडिया और उनको मर्द-ए-आहन कहा जा रहा है इसी तरीके से। चाइना है और अभी इसी तरीके से करते करते हुए इंडिया टुडे की अगर आप हेडलाइन देखें जो उन्होंने छापा है तो मैगजीन, उसमें इनको बड़ा डेंजरस करते हो। इट्स वेरी गुड। कहते हैं ना कि बेसिकली मैं खटकता हूँ दिल जिल्दा में कांटे की तरह। तो बेसिकली बड़ी आई थिंक क्लैरिटी के साथ उन्होंने जिस तरीके स्टांस लिया डे वन से, आई थिंक अभी कितना साल, चाहे वो खारिज हों, चाहे वो BLA के टेररिस्ट हों या भारत हो। और भारत में तो आई थिंक वैसे ही जो है आई थिंक एनी वुड गेट यूनाइटेड। तो अभी न्यूयॉर्क टाइम में जो छपा है, इसके अलावा MI6 की एक रिपोर्ट भी है शायद कि इट्स अ वेरी अनयूजुअल लीडर इन वॉर टाइम और भारत से पंगा ना करे। तो आई थिंक ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी किया है। फिर उन्होंने डिस्प्ले किया है, आपने देखा है, चाहे वो एक्सरसाइज हो जो स्ट्राइक कोर की, वहाँ गए टैंक पे खड़े होकर साथ फॉर्मेशन कमांडर्स थे। और इंसिडेंटली मैं जाता रहा इंडियन मीडिया पे भी तो सुना पाबंदी लगा दी है बिकॉज शायद बर्दाश्त नहीं कर सका वेट जो है। मतलब अगर नेक्स्ट 40 मिनट का प्रोग्राम होता तो 5 मिनट हमें देते थे। तो हमारे जो एनालिस्ट थे, डिफेंस एनालिस्ट हो गए, बाकी हों, बड़े अच्छे आई थिंक वहाँ पे मुदल्लिल जवाब दिए। तो भारतीय मीडिया इतना खौफजदा हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा कि ये बंद करो। तो ये आई थिंक जाहिर करता है कि जो है लीडरशिप अगर स्ट्रॉन्ग हो, रिजॉल्व हो, और किसी पॉलिटिकल लीडरशिप भी शामिल है बिकॉज सारी बेसिकली पॉलिसी जो अल्टीमेटली वो चीफ एग्जीक्यूटिव ने देनी है, वज़ीर-ए-आज़म ने देनी है। तो उससे एक तो बड़ा फ़र्क पड़ा है। दूसरा आ जाते हैं प्रिपरेशन में, जिससे आपने कहा भारत का जो मैरी टाइम एयर एसेट्स को कैसे डिटेक्ट किया गया, उससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस जाना पड़ा। अब तो उन्होंने इतना ज़्यादा दूर निकाला भी नहीं था और अभी इसमें सबसे ज़्यादा नींद चाइना में बन गई। वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें तीनों सर्विसेज, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, और चूँकि एयरफोर्स सबसे पहले इस वॉरफेयर में, जो मॉडर्न वॉरफेयर इसमें सबसे पहले फ्रंट पे आती है, तो उसमें भी जिस तरीके से इनके रिपेल किया गया रफाइल जहाज़ों को और इतनी खलबली है अभी इसमें आई थिंक हर फ्रंट पे, चाहे स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम हो, एयरफोर्स का PL-15 है, फिर पायलट्स हों, हमारे पास विंग कमांडर हसन जैसे, या जो उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर थे, या ग्रुप कैप्टन नोमान जो अभी आई थिंक नाउ ही प्रॉब्ली एयर कमोडोर। तो इस तरह के जब शेर हों तो फिर अभी लंदन से कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में जो हमारी एयर बाउंड्रीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको बताना, हमारी जो एयर बाउंड्री है वो 200 किलोमीटर एक्सटेंड हो गई है। तो इट मीन के नाउ आर एयर बाउंड्रीज एक्सटेंडिंग राइट अप टू दिल्ली, जयपुर, बठिंडा, और नीचे आप चले गए भुज तक और ऊपर श्रीनगर तक। तो कोई चीज़ उड़ेगी तो बी शॉट डाउन। तो मेरे ख्याल में दैट्स वाई मोदी साहब अभी मीटिंगें कर करके अभी तमाम चीफ के साथ अलग-अलग मिल रहे हैं कि भाई साहब मैं तो टाज तस्वीर के की बने मैंने दस ना कि किसी कुछ नहीं करते। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दो चीज़ें, एक तो यह कि देखें एट द बॉर्डर्स तो हमें इत्मीनान भी है, यकीन भी है कि अलर्ट हैं हमारी, चाहे फ़िज़ाइया हो, बर्री अफ़वाज हो कि नेवी हो। इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस है दैट इज़ अप टू द मार्क एज वेल, क्योंकि बलूचिस्तान में जो डीबंक हुआ है उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी नज़रों से भी ये खबर गुजरी होगी, गुज़िश्ता रोज़ भारत ने अपने जो मेरे ख्याल से बॉर्डर के करीब शहर थे वहाँ पे जी कोई सायरन सूरन बजा के उन्होंने अपने लोगों की तैयारी करवाई है, रात में ब्लैकआउट करके तो इस तरह की कोई चीज़ें की हैं, विच अगेन प्रूव्स के आपने शायद कुछ करना नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2019 में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई थी। वो तो आप आ गए थे मुंह उठा के और आपने जो करने की कोशिश की थी वो आप कर नहीं पाए थे। सो डू यू फील कि अब मोदी गवर्नमेंट और उनका जो मीडिया है दे आर जस्ट डूइंग दीज थिंग्स टू पैसिफाई
द सेंटिमेंट्स ऑफ देयर पीपल एंड नॉट ऑल द पीपल, तमाम लोगों की नहीं, सिर्फ उनके जिनको उन्होंने जो भड़कावा दिया है, इतनी जो उन्होंने आग लगाई है अपने लोगों में। सो ये सायरन की प्रैक्टिसें करवाना और इस तरह की चीजें, आपको नहीं लगता ये बहुत ही ज्यादा लेम है? जी, आई थिंक इसमें वॉर टाइम में ये चीज़ें की जाती हैं, और क्योंकि बुडी ने डिक्लेयर किया जी कि हम ज़मीन के आखिरी सिरे तक पीछा करेंगे नॉल, तो सीधा इल्ज़ाम हमारे पे लगा दिया पाकिस्तान पे। तो ये आई थिंक दीज आर बेसिकली गिमिक्स। हुआ यही है कि इसने याद कराया होगा कि आपने धमकी तो दे दी, आपने तो रजिस्टर नहीं कराई, लेट्स सपोज हमारा खासा न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाती है, उसकी तो कोई तैयारी नहीं है भारत में। दूसरा, कौन सा बॉर्डर रीजन की बात करें, ऑक्यूपाइड कश्मीर, पंजाब जहाँ मेन बैटल ग्राउंड होना है, पंजाब की हालत है इंडियन पंजाब की बड़ा जरूरी है आई थिंक आवाम को बताना। आप खुद फॉलो कर लें, पंजाब में सिविल सोसाइटी ना आउट अगेंस्ट वॉर, और सिख हैं इसमें, सरदार सिमरनजीत सिंह मान है, इसी तरीके से हरपाल सिंह भुल्लर है, इसी तरीके से ईमान सिंह मान है, एंड देन नंबर ऑफ, अभी तो आई थिंक यंगस्टर्स भी सामने आ गए, डायस्पोरा बाहर आ गए। अच्छा, उसमें हम 2-3 चीज़ें हमने डिमांड की है। नंबर 1, खालिस्तान शुड बिकम अ बफर स्टेट बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, ताकि जंग ना हो। जस्ट इमेजिन के ज़माने में हम ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम अभी भी कहते हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, नाउ देयर आर वॉर टॉकिंग टू इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड, ये पंजाब है। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि वॉर को आप ले जाएं जरा अपनी हिंदी स्टेट्स में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें आई थिंक रिपब्लिकन पन्नू की कॉल में याद से कहा हम गुजरने नहीं देंगे फोर्सेज को, कि जी आप गुजरात और राजस्थान ले जाएं, और पंजाब में वी डोंट वांट कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो कि दोनों तरफ करोड़ों लोग मर जाएंगे। और मोदी जो है, और आई थिंक एक और चीज़ ने याद कराई कि यहाँ ठीक है 26 लोगों की डेथ हुई है, इसमें इनोसेंट लोग थे, और इस पर आप पूरी जंग करने को तैयार है। हमारा तो 36,000 बंदा मारा था आपने 1984-85 इंदिरा गांधी के बाद। तो दिस इज आई थिंक मेजर शिफ्ट। तो मोदी को कहें जी कि आप बॉर्डर में सायरन बजाने को छोड़ें सॉरी, आप ख्याल करें ये ना कि इंडियन पंजाब आपके हाथ से निकल जाए, और ये होगा। साउथ इंडिया इज अगेंस्ट हिम, ऑक्यूपाइड कश्मीर में दोबारा वेव चल पड़ी है, वहाँ कश्मीर को मारा जा रहा है, बाकी चीज नॉर्थ ईस्ट है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक मोदी साहब इज इन आई वुड से very big trouble. Basically he wanted to stop our waters, but he is in hot waters. Just last thing sir, very shortly, और हम जो अय्यार दुश्मन है, आप उनकी नाकामियों या बेवकूफ़ियों पे आप हंसिए ज़रूर, लेकिन उनके लिए तैयार इसलिए भी रहिए क्योंकि वो अय्यार भी है, दोगला भी है, झूठा भी है, जिसका सबूत हमें मिलता है। कल जो चीज़ डिबंक हुई है, कोयटा, खुस्तार और गवादर, इन तीनों जगहों पे जो फितनल खवारिज से लेके BLA से लेके और जो इलीगल अफ़गानीज़ हैं, उनको अपनी प्रॉक्सीज़ को दोबारा से एक्टिव करके और उनसे कार्रवाई करवाना, और इसको डिबंक किया। सो वी नीड टू बी ऑन आवर टोज़ एज अ नेशन। आई थिंक ये पुरानी उसकी प्ले बुक रही है, दोबारा करेगा। वी आर वेरी अलर्ट, और अच्छा हुआ कि पाकिस्तान मोदी की इस कॉल पे पाकिस्तानी को यूनाइट हुई है। चाहे ऐसा पंजाब में वाटर का झगड़ा था या बलुचिस्तान के लोग हैं, बाइलार अगर शक शुबा था वो दूर हो गया। लोग जब इस खुल के सामने आ रहे, ये अथॉरिटी से बड़ी बेगैरती होगी अभी इस वक्त पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान पे अटैक किया जाए। और इसी तरीके से KP से और बॉर्डरिंग रीजन से पहले तो अफगानिस्तान से भी आम आवाम कह रही है कि क्या कर रहे तालिबान। तो मेरे ख्याल में ये भी बूमरैंग करेगा। ये ज़रूर है कि इट्स अ लॉन्ग वॉर, इंडस वाटर ट्रीटी को भी आपने सॉर्ट आउट करना है, और उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इंडिया, उसका ज़ायम क्या है। जब तक मोदी इधर है, यहाँ पे अमन नहीं हो सकता, लेकिन हर डोमेन में इंफॉर्मेशनल, लीगल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, आपने उसको डट के जवाब देना होगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपनी सरहदी दिफा से लेके जो इंटेलिजेंस है उसमें इस वक्त भरपूर मुतहर्रिक है, भरपूर कामयाबियाँ समेट रहा है, और दुश्मन के हर कारी ज़रब को जो वो कोशिश कर रहा है लगाने से पहले ही नाकाम बना रहा है। इस तमाम तर मामले में सफारती महाज भी एक नहायत ही अहम फ्रंट है। आपको याद होगा जब से गज़ा के मामलात हुए हैं, उनको जो सबसे बड़ी ब्लॉकेड हो रही है वो खाने पाने की नहीं बल्कि वो सिफारती महाज पे उनकी ब्लॉकेड हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में ये दुनिया पे जाहिर कर दिया है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है, चाहे वो अस्करी महाज हो, सियासी या फिर सिफारती महाज। बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ। ये याद रखिए कि पाकिस्तान ने इसकी दरख्वास्त की थी, इसको कबूल किया गया, और उसके बाद जो पैदा सूरत हाल थी उस पर यहाँ पर गौर किया गया। न्यूयॉर्क में हुआ ये इजलास, इसमें सलामती काउंसिल के 1-2 नहीं
15 अराकीन थे बशमूल 5 मुस्तकिल अरकान, वो इस इजलास में शरीक हुए। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है डिप्लोमेटिकली, इसी पे बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब देखने वालों को बताइएगा कि ऐसे क्रंच सिचुएशन में, ऐसे मुश्किल माहौल में कि जब दुश्मन आप पे चढ़ दौड़ने के दर पे हो और वो हर तरीके के जो है वो हरबे आजमा रहा हो, ऐसे में अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल में, सलामती काउंसिल में 15 अरकान का इजलास बुला लेते हैं जिसमें 5 मुस्तकिल अरकान हो, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास का कन्वीन हो जाना ही एक पहला स्टेप है कामयाबी के तरफ। वो इसलिए है पहला स्टेप कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप पेश करते हैं कि हमने इजलास बुलाना है, तो उसमें कंसल्टेशन होती है कि वाकई में ये मौजू, ये उन्वान इस चीज़ का तकाज़ी है कि इजलास बुलाया जाए ना बुलाया जाए। तो कम से कम ये तो हमने बावर करा दिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आसिम इफ्तिखार साहब ने, कि ये इस बात का मतकाजी है ये मामला, ये मरहला कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया जाए। जब इजलास बुलाया जाता है तो वहाँ डिबेट होती है, वहाँ डिस्कशन होती है, वहाँ प्री सेशन कंसल्टेशन होती है। तो प्री सेशन कंसल्टेशन तो हो गई, इजलास शुरू हो गया। इजलास में जाहिर है वही बातें डिस्कस होंगी जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। और क्यों डिस्कस होंगी? इसलिए कि दुनिया का अमन जो है इससे ख़राब हो सकता है, दुनिया का रीजनल और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो है इससे डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा इस दफ़ा इस पर कॉन्सनट्रेट करना अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती को एक मजबूरी भी समझ लें। दूसरा इसके साथ ये है कि हमारे जो इस वक्त मौक़िफ़ हमने पेश किया, ख़ास तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद जो बयानिया जारी किया, वो बयानिया काफ़ी मजबूत और मरबूत था और तमाम तकाज़े इंटरनेशनल क़वानीन के पूरे करता था, जिसकी वजह से उन जुज़ियात पर और उन पॉइंट्स पर और उन नुकात पर कोई नुक्ता चीनी नहीं हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान उसमें यहाँ तक गया और सही गया कि ये हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। पाकिस्तान ने ये जाहिर किया कि ये हमारे लिए डिक्लेरेशन ऑफ वार है, पानी का बंद करना या इंडिया देना। हालांकि पानी को बंद करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इंडिया को शरारत हो सकती है कि 6 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं रोक सकता वो चनाब पर। इसी तरह बाकी दरियाओं पर ज़्यादा अगर डैम अपना रेगुलेटर को फुल भी बंद कर दे तो ये 24 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकता है। शरारत ये हो सकती है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन या हेल्ड इन अबेंस जो किया है उसने, जिसका कोई लीगल जवाज़ नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास फ्लड का थोड़े से काफ़ी असरात आ सकते हैं कि पानी बंद किया छोड़ा। तो इसमें कम अज़ कम इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए पहले इंडिया इस बात का पाबंद था कि वो हमसे डाटा शेयर करें, पानी की ऊंचाई कितनी है, कितना पानी आ रहा है, कितना बहाव है। अब वो नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो उससे वो शरारत शुरू हो जाएगी। और आपने देख ही लिया कि परसों इंडिया ने ऐलान किया है दोबारा कि वो दोबारा बलगहार डैम को भी दोबारा शुरू करेगा, और जो रेटल डैम का पहले उसने अनाउंस किया हुआ था, किशन गंगा को उन्होंने डिज़ाइन चेंज करके, जिसके लिए हम गए हुए हैं आर्बिट्रेशन में। डॉक्टर साहब क्योंकि बात अब चली निकली है, तो आई गेस यू आर द अप्रोप्रिएट पर्सन। बगलियार से लेके किशन गंगा तक भारत ने दुनिया को ये बताया था कि ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। आम लोगों के लिए देखने के लिए ये बता दिया जाए, यहाँ पे रन ऑफ रिवर यानी कि उसमें पानी आप स्टोर कर सकते हैं, पानी के बहाव से आप जो काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पानी रोक नहीं सकते किसी का। लेकिन भारत ने बरक्स उसके किया। इस पे मुझे याद है फिर जमात अली शाह साहब जिस वक्त थे वाटर कमीशन के सरबराह, उन्होंने भी इस पे बड़ी आवाज़ उठाई थी। भारत ने अब ये मिसएडवेंचर कर दिया है और इस पे दुनिया को और पाकिस्तान को डरा रहा है कि हम पानी बंद कर देंगे। बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है? ये जो रन ऑफ रिवर पे झूठ बोला है भारत ने, अपने मंसूबों पे झूठ बोला है, उस झूठ को भी हम डिप्लोमेटिकली दुनिया के पास लेके जाएं, एक्सपोज करने में, गो इन द वर्ल्ड बैंक जो कि इसका गारंटीयर है, और बताएं कि भारत ने झूठ बोला है इस पे, और फिर ये इन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जो है भारत के हम काम कर सकते हैं।
जी, वो तो हमारे पास लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है ही है, और हम गए हुए हैं किशन गंगा के हवाले से और बलगाहर के हवाले से। लेकिन इस हवाले से भी ज़ाहिर है हमारे कमिश्नर जो है इंडस वाटर कमीशन के जो मेंबर है, जो इंडिया का भी होता है और हमारा भी, उसने अपना केस भी तैयार कर लिया है और हमने अपना केस तैयार कर लिया है इस मामले में। जो चंद दिन कबल 21 को जो इंडिया ने ऐलान किया कि वो वो हेल्ड इन अबेंस करता है इंडस वाटर ट्रीटी को, तो वो क्योंकि कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन उसको साबित करने के लिए हम यहाँ तो बात कर सकते हैं, उसका फैसला भी दे सकते हैं, लेकिन उसको साबित करने के लिए चंद उसके स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस से गुजरना होगा और वो बड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। लेकिन बात इससे बहुत आगे बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहा है और दुनिया ने अभी तक इस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि हमने जो बात की है अपने एलामिये में, वो इंटरनेशनल कानून के ऐन मुताबिक है, उससे हट कर नहीं की है। तो अगर आप जो लोगों को बम और बारूद से ही नहीं मारते हैं, बल्कि आप किसी और जरिए से, जैसे पानी है, गैस है, किसी और तरीके से आप मार सकते हैं, तो ये हमने उसकी वजह से अच्छा इंटरप्रेट करके डिक्लेरेशन ऑफ वार का बता दिया, जिसका मतलब है कि दुनिया के अमन खतरे में पड़ सकता है। दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे बात पहुंच सकती है। आपने देख लिया कि खालिद जमाली हमारे सफीर रशिया में जो हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है परसों, और ख़ासतौर पर रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस तरह मीडिएशन का हमें ऑफर दी है और इंडिया को ऑफर दी है और क्या ग्राउंड दिए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर मजमूई तौर पर देखा जाए, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, मिस्टर ब्राइम हैं, एक प्रोफेसर हैं कोलोराडो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा है और बताया है कि दो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स, अगर दो न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में आमने सामने आ जाएं और ये फ्लैश पॉइंट पर बात अगर पहुंच जाए, तो फिर बात कहां तक जा सकती है, दुनिया का क्या नुकसान है, कितना कहद आ सकता है, दुनिया में मौसम किस तरह तब्दील हो सकता है, दुनिया में वबाएं किस तरह फैल सकती हैं। तो वो इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं होगा, पूरी दुनिया इफेक्ट हो जाएगी। इसकी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल सर जोड़ के बैठी है और उम्मीद है कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन ऐसा पास किया जाएगा जिसमें ट्रांसपेरेंट एक इन्वेस्टिगेशन की भी बात आ सकती है, रिस्ट्रेंट का कहा जाएगा दोनों साइड पर, और कहा जाएगा कि इस पे अमल करें आप, वरना हम सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 7 के तहत इसको रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। मुझे पता है कि इंडिया बिल्कुल ठीक है। ये दो आपने बहुत बातें अहम की हैं। ट्रांसपेरेंट जो तहकीकात हैं, इस पे भी पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, रेस्ट्रेंट इस पे भी मौक़िफ़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुबील, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, और उम्मीद करते हैं कि आपसे अभी इस हवाले से बात होती रहेगी। तो भारत की ये जो जिसको कहते हैं ड्रामेबाजियाँ, वो इस वक्त जारी हैं, फुल स्विंग। इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे कि इसके मज़ीद क्या रिपरकशंस होंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रेक ले, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। पाक भारत कशीदगी के दौरान एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है। दिफाई साजो सामान की तफसीलात पर नजर रखने वाले दुनिया के मोतबर तरीन इदारे जेन्स ने पाक फिजाइया की जानिब से हाल ही में जारी वीडियो का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान ने जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को मौसर PL-15 मिसाइल से लेस कर दिया है, जो तवील फासले तक रसाई हासिल करने वाले एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। इनकी खुसूसियात पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत में एक नया संगे मील साबित हो रही हैं। ये PL-15 मिसाइल्स AESA रडार में दो तरफा डेटा लिंक और 200 से 300 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज में आ जाते हैं, जो इनको अपने हरीफों के खिलाफ एक ताकतवर हथियार बनाता है। अब मौजूदा सूरत हाल में ये खबर भारत की रात की नींद और दिन का चैन बुरी तरीके से बर्बाद कर रही है। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। एयर कमोडोर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। PL-15 VLRAM यानी कि वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को बताइए कि जो इससे पहले PL-12 थे, उनकी कैपेबिलिटी और अब PL-15 की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसमें एयर सुपीरियरिटी में हम कितना आगे जा चुके हैं एज कम्पेयर टू द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर।
बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। और PL-15 आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मैं भी इंजॉय कर रहा था आपका इतना इन्फॉर्मेटिव इनपुट थी PL-15 के ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और ये कैटेगरी जो है इस वक्त दुनिया में चंद मुल्कों के पास है। पाक फ़िज़ाइया पहला या पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसको चाइना ने आउटसाइड चाइना ज़ाहिर है इसको इस्तेमाल करने के लिए सपोर्ट किया है। और सिर्फ PL-15 नहीं, जो J-10C ब्लॉक 3 है वो भी पाकिस्तान पहला मुल्क जिसको ऑपरेट करने का एक्सपोर्ट मिला। जहाँ तक PL-15 का है, ये 2 स्टेज मोटर है इसके अंदर होती है और ये 200 किलोमीटर प्लस ये फायर कर सकता है बियॉन्ड विजुअल रेंज ये मिसाइल है। और आपके नाजरीन की सादगी के लिए, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूँ, इसको सादा तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये इसका मतलब ये होता है कि इंसानी आँख जो है, पायलट की आँख जो है वो चंद किलोमीटर से आगे नहीं देख सकती है। तो इस मिसाइल को फायर करने के लिए रेडार की मदद ली जाती है और रेडार जब ऑन किया जाता है तो उसकी जो आपने जिक्र किया आइसा रेडार है AESA, ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो रेडार है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर प्लस है। और जब तक रेडार नहीं देखेगा मिसाइल फायर, तो फिर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में वही रेडार जो J-10C पर लगा हुआ है आइसा, उसी को अपग्रेड किया गया। और जो PL-15 J-10C पर लगते हैं वही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर भी मॉडिफाई कर दिए गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बड़ा फ्लीट इस वक्त है जो J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जो PL-15 मिसाइल कैरी कर सकता है। एक बात आपने दूसरा सवाल किया कि PL-10 और PL-12 क्या करते हैं। PL-12 की भी बहुत अच्छी रेंज है बट 15 से कम है। PL-10 ये बेसिकली शॉर्ट रेंज, यदि अराउंड 20 किलोमीटर जो डॉग फाइट होती है क्लोज एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की ना हो लड़ाई, उसके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। और PL-15 के अंदर तो दुश्मन को आपको इंगेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो इतने लॉन्ग डिस्टेंस से आप मारते हैं कि शायद अगर उसके पास रेडार इतना नहीं है तो खबर होने से पहले आपका मिसाइल रास्ते में होता है। जो कि राफेल से कंपैरेटिव एनालिसिस करें, ज़ाहिर है उसमें आप हम सब इंटरेस्टेड होते हैं। राफेल के पास एक मेटियोर मिसाइल है, उसकी तकरीबन 150-140 किलोमीटर उसकी रेंज है और उससे हमारा प्लस हो गया, हमारी रेंज उससे कहीं ज़्यादा सबकत ले गई है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है उनकी तमाम जो एक प्रोफाइल था सारा वो इम्बैलेंस हो गया। और ज़ाहिर है वो वरिड है कि अब इसका क्या सलूशन निकाला जाए कि काउंटर किया जाए। बट ऐसी चीज़ें चंद दिनों में, चंद हफ्तों, चंद महीनों में नहीं होती, इसलिए फार साइटेडनेस की ज़रूरत होती है। पाक फ़िज़ाइया की तमाम लीडरशिप, एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल नूर खान से लेकर आज तक जितनी क़यादत रही, हमेशा से हम गैप जो टेक्नोलॉजी के अलावा बेहतर ट्रेनिंग और ज़ाहिर है जज्बा ईमानी हमारे पास है, जिसकी वजह से हम वो गैप प्लग करते रहे हैं जो न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी का हिंदुस्तान का होता है, जो हम कभी भी नहीं पुरस कर सकते कि हम नंबर का मैच हम नहीं कर सकते। तो इसलिए एक हमारे अंदर जज्बा इंशाल्लाह ताला मरने का और अल्लाह की राह में जाने का, और दूसरा हमारे पास क्वालिटी ऑफ बेटर ट्रेनिंग, और तीसरा हमने टेक्नोलॉजी से हमेशा से प्लग इन किया है। और ये एक और मिसाल है पाक फ़िज़ाइया की टेक्नोलॉजिकली अहेड रहने की अपने एडवर्सरी से इस रीजन में, जिससे मैं एक लफ्ज़ सिंपलीफाई इसको समराइज़ कर दूँ, ये PL-15 के आने से हमारी फर्स्ट लुक, फर्स्ट लॉक एंड फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी हमें हासिल हो गई है। नाइस, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, फर्स्ट लुक, फर्स्ट लॉक, फर्स्ट शूट। अच्छा एक कमोडो साहब, नाउ जैसे आपने सिंप्लीफाई करके बताया, एक और पॉइंट है वो भी सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। एंड PL-15 जो है वो Mark 5 की स्पीड से भी ऊपर टच कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द मीटियोर। जैसे कि आपने बताया कि जो भारत के पास रफ़ाल हैं वो Mark 4 तक पहुंच सकता है। अच्छा, Mark 4 और Mark 5 अगेन देखने वालों को लगा यार ये तो शायद एक ही पॉइंट का ऊपर नीचे है, बट आप बताइए एज एन एक्सपर्ट कि Mark 5 को भी जो ऊपर टच कर जाए, कितनी बड़ी ये बात है एज कम्पेयर टू Mark 4? पहले मुझे इजाज़त दे तो मैं उससे भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं कि जो नाज़रीन शायद मार्क की टर्म नहीं समझ रहे होंगे, अगर कोई मार्क क्या होता है। Mark 1 होता है स्पीड ऑफ साउंड, जो कि तकरीबन 660 नॉटिकल माइल्स होता है, और सिंपली किलोमीटर में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, तो ये तकरीबन 1100 किलोमीटर के करीब स्पीड होती है जो आवाज़ की स्पीड है। जब कोई चीज़ आवाज़ की स्पीड पे उड़े तो हम कहते हैं ये Mark 1 पर उड़ रही है, या कोई जहाज़ भी अगर उड़े Mark 1 का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड। अब Mark 4 और 5 जिसका आपने बड़ा ज़बरदस्त जिक्र किया, वो 4 का मतलब ये है कि स्पीड की आवाज़ से ये मिसाइल 4 या 5 गुना ज़्यादा स्पीड पर उड़ता है। अब और सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या, अगर एक मिसाइल जो है Mark 4 पर उड़ता है और एक Mark 5 पर उड़ता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? स्पीड ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। उसका ये एडवांटेज होता है कि अगर एक मिसाइल की रेंज ज़्यादा है, जैसे PL-15 की है 200 किलोमीटर प्लस, और उससे ऊपर स्पीड भी ज़्यादा है,
तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आपका पायलट एक लॉन्ग डिस्टेंस से जो कि 200 किलोमीटर प्लस से लॉक करके शूट करेगा, वो मिसाइल बहुत तेज़ स्पीड पर ट्रैवल करके जल्दी से जल्दी जाकर उस टारगेट को हिट करेगा, इससे पहले कि दूसरे जहाज़ को आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने का मौका मिले। तो मैंने कोशिश की कि ये अंडरस्टैंड कर पाए हम कि PL-15 की काबिलियत सिर्फ डिस्टेंस की नहीं है, स्पीड की भी है, और जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लुक लॉक एंड शूट कैपेबिलिटी बहुत बड़ा एक एडवांटेज है अलॉन्ग विद द स्पीड इटसेल्फ। नाउ कमिंग टू द करंट सिचुएशन, अच्छा, आई वॉज गोइंग थ्रू दिस द आर्टिकल जो कि जेन्स ने पब्लिश किया है, और उसके मुताबिक जो फर्स्ट बैच था PL-15s का वो 2021 में तो मिल गया था, एंड अगेन वो इंटीग्रेट हो गया था J-10C में। मैं उस पर भी बात करूंगा कि J-10C में इंटीग्रेट होना PL-15 और इसमें आपके जो हमारा जहाज़ है JF-17 उसमें इंटीग्रेट होना, इसका क्या फ़र्क है। बट उससे पहले 2021 में पहले बैच का मिल जाना और अभी 2025 में उसको इंटीग्रेट कर देना, व्हाट डज दिस मीन एयर कमांडर साहब इन द वेक ऑफ करंट सिचुएशन? देखिए, PL-15 को हमने इंटीग्रेट अभी नहीं किया, 2025 में नहीं किया। हमें 2022 मार्च में मिले थे J-10C का एक स्क्वाड्रन जो हमने लिया था और इस फुली इस्टेब्लिश किया था, और एक रिकॉर्ड मुद्दत में हमने डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज किया था, जिसका मतलब है हमारे सिर्फ पायलट्स नहीं, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और सपोर्ट सारा जो हमारा अमला और वो हैं, वो ट्रेन सिर्फ हो गए बल्कि उन्होंने बूर हासिल कर लिए जहाज़ को ऑपरेशनल करने में दिन और रात। ये हुआ था मार्च 2022 में। अच्छा, उसके साथ हमें मिसाइल भी मिले थे, और PL-15 के साथ ये लेटेस्ट जो है वो हमें जहाज़ जब एक्वायर किया तो मिसाइल भी मिले, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम इसको डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि जब J-10C उड़ेगा तो हम दुश्मन को यही पता होगा कि PL-15 सिर्फ J-10C में लगा हुआ है, क्योंकि वही एक जहाज़ है जो फायर करने की सलाहियत रखता है। हम क्योंकि JF-17 थंडर खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो ब्लॉक 1 और 2 के बाद जब 3 अपग्रेड हो रहा था तो पाक फ़िज़ाइया ने सोचा कि हमें इसमें भी वही मिसाइल लगाना चाहिए, ताकि एक तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाए और एक दुश्मन के सामने एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हो जाए कि ये जो JF-17 आ रहा है ये PL-15 वाला मेरे मुकाबले में आ रहा है या PL-15 के बगैर वाला आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है अक्रॉस द बॉर्डर के, ये अब दे विल कीप गेसिंग कि मेरा मुकाबला किस जहाज़ से है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, जो आपने एग्जैक्ट पूछा, वो ये होता है कि उसके कंपैटिबल आपको रेडार लगाना होता है, जो शुरू में मैंने अर्ज़ किया था। अगर आपके रेडार 100 किलोमीटर वाला है तो आप उसके ऊपर मिसाइल 200 किलोमीटर वाला नहीं लगा सकते, तो आपको रेडार को अपग्रेड करना पड़ेगा। वो देखेगा 200 किलोमीटर, तभी वो मिसाइल को रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते पर जाना है जो रेडार ने लॉक किया हुआ है। उसके बाद मिसाइल खुद इंडिपेंडेंट अपना उसके अंदर सिस्टम होता है, वो टेकअप कर लेता है और वो अपना लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद अगर इवन जहाज़ मनूवर भी करे, जैसे PL-15 में ये बहुत बड़ी सलाहियत है, ये 2 स्टेज है, और आखिर में वो खुद अपना रेडार यूज़ करता है मिसाइल और अपने से होम ऑन करता है, जिसका मतलब है कि आखिरी वक्त अगर कोई फाइटर जहाज़ जो दुश्मन का है वो मनूवर भी टारगेट एयरक्राफ्ट शुरू कर दे या एवेसिव एक्शन लेना शुरू कर दे, ये फिर भी उसको लॉक किए रखेगा और उसका चेज करेगा। वाह, नाइस। और अगर वो चैफ्स छोड़े, सिर्फ आखिर में शॉर्टली बता दें, वो चैफ्स छोड़े तो ये चैफ्स इन मिसाइल्स को रिसीव कर सकते हैं या नहीं? ये हर सूरत में नहीं, सर्कमस्टांसेस हैं, डिपेंडिंग ऑन, उससे टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं चैफ के छोड़ने के, बिकॉज इतना प्रिसाइज होता है कि ये अनलॉक कर लेता है चैफ से अपने आप को। दैट मीन्स ये इसमें इंटेलिजेंस है कि ये सेंस करता है कि ये फेक टारगेट है ये। और एक और बहुत बड़ी चीज़ इसके अंदर है, वो होता है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़। क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव लगा है, तो हम जाहिर है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर भी नहीं चाहते थे कि ये ज़ाया जाए, अगर जहाज़ किसी तरह मिस हो जाए, किसी वजह से वेस्ट एक्शन ले जाए या चैफ की नज़र में आ जाए। तो ये क्या करता है जहाज़, ये मिसाइल ये क्या करता है कि अगर ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी से गुजरे और मिसाइल में ये सेंस है कि अगर इसको लगे कि मैं अब टारगेट को हिट नहीं कर पाऊँगा, तो ये खुद ब खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है, जिसका मतलब है कि ऐसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जहाज़ के फटेगा कि जहाज़ को फिर भी कोई ना कोई नुकसान पहुंचेगा। वेरी स्मार्ट, थैंक यू सो मच एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, हमारे साथ आप मौजूद। और जो करंट इंटीग्रेशन हुई है PL-15 मिसाइल्स की हमारे तैयारों में, उसके हवाले से हमें जो है वो तज़िया दे रहे थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा से बात करते हैं कि जंग की बात ना हो, अमन की बात हो, अमन व आशती हो, खेल कूद हो, और जब खेलकूद की बात हुई रही है तो पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो जाती है। फिर पाकिस्तान सुपर लीग, पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी है 7 विकेटों से, और मुल्तान वाक़तन ऐसा लग रहा था कि
वो हारने ही आए हैं। उनका कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था और एक बहुत ही माइजर किस्म का छोटा सा नन्हा सा टारगेट उन्होंने दिया। पेशावर ने हंसते खेलते पूरा कर दिया और इसी पे बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवेज़ क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अवेज़ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। चलिए सबके फेवरेट बाबर से शुरू कर लेते हैं। एक छोटा टारगेट, बॉलिंग में उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की, ही केप्ट ऑन चेंजिंग द बॉलर्स, साइम अयूब को लाए, दीगर बॉलर्स को लाए, बट व्हेन इट केम टू हिज ओन बैटिंग, यू नो, ये छोटे जो तरने वाले जैसे मैचेस होते हैं उसको बड़े बल्लेबाज तो छोड़ते नहीं हैं। बाबर की एक बार फिर डिसअपॉइंटमेंट रही, एक नए बॉलर से वो अगेन मिडिल पे पढ़ के अंदर आने वाले बॉल पे बोल्ड हो गए। देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज विद बाबर जो कि पूरे नहीं हो रहे काफ़ी दिन से। देखिए, आपने एक बड़ी वो बात की है जो कि मैंने कहा ना कि मुझे पता है फैन फॉलोइंग भी है, सारे मामलात हैं, बंदा एक बात करते हुए 100 दफ़ा सोच भी लेता है कि यार अभी की तो ये ना कि फैन फॉलोइंग जो सी है वो कहीं आपको अगेंस्ट मामलात पे ना चली जाए। लेकिन देखें, इस चीज़ पे हमें रियलाइज करना पड़ेगा, जो क्रिकेट को समझते हैं वो इस चीज़ से एग्री करते हैं कि अगर आने वाले टाइम की बात करूं, चाहे रिजवान की बात करूं, चाहे बाबर की बात करूं, T20 में उनकी साइड नहीं बनती, जगह नहीं बनती। लेट्स बी फ्रैंक, देखें T20 डिफरेंट मॉडर्न डे क्रिकेट हो चुकी है। 200 प्लस स्ट्राइक रेट, उस दिन जैसे इरफान नियाजी 260 या 280 के स्ट्राइक रेट से खेला था, डिफरेंट फॉर्मेट के ऊपर T20 जा रही है। बाबर आजम का मसला ये है, देखें, वन ऑफ द ग्रेट्स है, मुझे पता है 1-2 मिनट के लिए कैमरा लगता है, लोग उन पे बात करते हैं, कमेंटेटर्स बात करते हैं कितनी बड़ी विकेट है, सारे मामलात हैं। लेकिन जब से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, उससे लेके अब तक की बात करूं, बाबर आजम वापस अपने पांव पे नहीं खड़े हो पा रहे। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको नजर आता है। चाहे बैटिंग की बात करें, देखिए बॉलर्स की आपने रोटेशन बड़ी जबरदस्त रखी, लेकिन अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट की बात करो, ऐसा कैप्टनसी की बात करो, तो कैप्टनसी में भी आपको फ्लॉज नजर आ रहे थे। किस सेंस में? अली रजा अगर मार खाता है, फॉर इंस्टेंस, वो एक यंग फास्ट बॉलर है, मार जिस वक्त एक यंग फास्ट बॉलर खा रहा था, तो सबसे ज्यादा वो जो देखता है ना, वो दिलासे के लिए तो अपने कप्तान की तरफ देखता है, कप्तान आके मुझसे बात करेगा, थोड़ा सा आप उसको प्रेशर को रिलीज करते हो एक प्लेयर से, यंगस्टर के ऊपर से। बाबर आजम बिल्कुल हक्के बक्के रहते हैं, शौक रहते हैं, नजर नहीं आते ग्राउंड के अंदर बात करते हुए, प्लेयर के पास भाग के जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे रिलैक्स कर रहे हो, तो कैप्टनसी फ्लॉ भी आपको नजर आता है। बैटिंग तो आपने बात की ना कि आपको टेक्निक की अगर बात करूं, तो मसला ये है, टेक्निक आप सीधी करते हो अंडर 19 लेवल के ऊपर जाके, जहां लड़का एक सीखने की फेज में होता है। आप अगर बात करो, एक मैच्योर्ड क्रिकेटर हो, आपने हर जगह जाके स्कोर किया, बाबर ने स्कोर तो किया, इसमें मानने वाली बात है, लेकिन अब जाके मैं कहूं कि आप अपनी टेक्निक के ऊपर काम करें तो शायद आप गलत करेंगे, क्योंकि आप उस टेक्निक को भी खराब करेंगे। लेकिन अगर बाबर आजम की अगर मैं पिछली फॉर्म्स उठा के देखूं, जब वो खेल रहे थे, चाहे वो कवर ड्राइव्स की बात करूं, चाहे उनका बॉडी स्टांस की बात करूं, तो टोटली डिफरेंट हो चुका है अब अगर उनकी डिसमिसल्स देखें। लेकिन इस मैच के अंदर फिर मैं कहूं, सबसे ज्यादा जो प्रेशर था वो मोहम्मद रिजवान पे था। जो परफॉर्मेंस उनकी पूरी ओवरऑल रही है, ऐसा कप्तान पाकिस्तान का, ऐसा कप्तान मुल्तान सुल्तान का, आपको याद हो पाकिस्तान के लिए जब उनको पिक किया जा रहा था, तो एक ही बात हुई थी कि जिस तरीके से उन्होंने पेशावर को लीड किया, जिस तरीके से डोमेस्टिक के अंदर जिस तरीके से मुल्तान को लीड किया है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं डग आउट पे जाता हूं, तो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स जो मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूं, अब्दुलरहमान भाई वहां बैठे हैं, मोहम्मद वसीम बैठे हैं, बहुत तगड़े माइंड्स बैठे हैं, लेकिन उनको कितनी ज्यादा एक फ्रीडम दी गई है अपने काम करने पे, स्क्वाड पे। यासिर खान को बहुत आप लेट लेके आए मुल्तान सुल्तान के लिए, फैसल अकरम बाहर बैठा हुआ था, जो लड़का जिसकी जरूरत थी आपको मुल्तान सुल्तान के अंदर। मुझे नहीं पता कि वहाँ इन्फ्लुएंस किया, ज्यादा ऑनरशिप का आपको नजर आया, ज्यादा फैसल अकरम की जो अवेज भाई, फैसल अकरम की सिर्फ मुल्तान को नहीं, पाकिस्तान को ज़्यादा भी ज़रूरत है, क्योंकि आप इंडिया का अगेंस्ट किस पे फंसते हैं, मेरे ख्याल से मुझे इस पे कहने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग अगेन टू द बाबर थिंग, और आपने बात की कि जी टेक्निक जो है वो उनको, मैं तो आपसे सवाल करने वाला था कि बाबर ने कोई नया शॉट डेवलप नहीं किया, लेकिन आप तो बेसिक्स पे ही चले गए। सो आई गेस यस, आई थिंक इट्स कर्टन्स फॉर बाबर व्हेन इट कम्स टू T20 नेशनल्स। देखिए, मुझे याद है जब लेवल 2 हम कर रहे थे, तो बाबर आजम के जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसल्टेंट भी नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उन्होंने एक बात समझाई थी हमें कि मैंने खुद भी देखा हुआ है कि बाबर आजम ऑलमोस्ट एक स्टेशनरी बॉल, अगर हम बात करें तो बाबर आजम 100 कवर ड्राइव्स खेलता है स्टेशनरी बॉल के साथ। खेलते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि नहीं खेलते, ऑब्वियसली मैं फिर कह रहा हूँ उसकी कवर ड्राइव भी है, सारे मामलात हैं, लेकिन यार जो डिस्टर्बेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर साइकोलॉजिकल हुई है ना, देखें कप्तानी से लेकर अभी की बात करूं, फिर परफॉर्मेंस एकदम आपकी डिप हुई, क्रिटिसिज्म भी होता है, सारे मामलात हैं। फिर अभी कल मैं बल्कि देख रहा था T20 में शायद हम 8वें
नंबर की रैंकिंग जी में स्लिप चलेंगे भी तो कर बहुत चुके हैं सारा हम, तो ये स्लिप भी कर चुके हैं। अवेश भाई हम इस पर ज़रूर आगे चल के ज़रूर बात करेंगे, वक्त की कमी है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगेन पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी खबरें नहीं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, लेकिन हम चलिए तब तक PSL तो एंजॉय कर सकते हैं। आप एक ब्रेक एंजॉय कीजिए, कॉफ़ी शॉफ़ी पीजिए, कैच यू आफ्टर द ब्रेक। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है, योर किक स्टार्ट टू द मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। एक मरतबा फिर हम बात करेंगे भारतीय जारियत की, और इसमें अब पाकिस्तान जिस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट्स वेरी बीफिटिंग। पीर को होने वाले कौमी असम्बली इजलास में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई, और एक मरतबा फिर आज 11 बजे एक और अहम इजलास होने जा रहा है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फ़हद चौधरी मौजूद हैं। फ़हद, एक के बाद एक अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है, अहम इजलास हो रहे हैं। आज के इजलास के हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो खित्ते की सूरत हाल है, ख़ुसूसी तौर पर भारत की जानिब से जो बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात हैं और जो आबी जारहियत है, उस पर कौमी असम्बली भी पूरी कौम की तरह यकजुबान है। भरपूर तरीके से मज़म्मत की गई भारत के यकतरफ़ा इक़दामात की। गुज़िश्ता रोज़ एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई भारत के ख़िलाफ़। मज़म्मती करारदाद में ये वाज़े किया गया कि भारत किसी भूल में ना रहे, अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर करेगा तो हम भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज भी 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जिसमें मामूल की कार्रवाई को गुज़िश्ता रोज़ ही मुअत्तल कर दिया गया था, और ख़ुसूसी तौर पर पहलगाम वाक़े पर आज से बहस का आगाज़ होगा। तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो इस बहस में हिस्सा लेंगे, और एक मौसर पैगाम भारत को दिया जाएगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पूरी कौम की तरह पार्लियामेंट भी मुत्तहिद है। तमाम सियासी जमातें, चाहे उनका किसी भी पार्लियामेंटेरियंस का किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, वो इस मामले पर मुत्तहिद हैं। और जहाँ भारत की बात आएगी, भारत की हठधर्मी और भारत की यकतरफ़ा इक़दामात या बेबुनियाद इल्ज़ामात की, वहाँ हम एक हैं। कौमी असम्बली इजलास में आज पार्लिमानी रहनुमा जो हैं, पार्लिमानी लीडर जो हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, वो भरपूर तकारीर करेंगे। एक मौसर पैगाम जो है भारत को भी दिया जाएगा, और आलमी बरादरी से भी ये मुतालबा किया जाएगा कि वो भारत के जो बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात हैं उनका नोटिस ले, और भारत का ये जो ड्रामा है इसको पाकिस्तान भरपूर तरीके से बेनकाब कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आपने देखा कि गुज़िश्ता कई दिनों में आला शख्सियात ने मुलाकातें भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराहान मुमलिकत से टेलीफोन पर राब्ते भी किए, और गैर मुल्की सफ़रा से भी मुलाकातें की, और पाकिस्तान का भरपूर नुक्ता नज़र जो है वो भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रखा। और कौमी असम्बली भी जो है वो पीछे नहीं है। कौमी असम्बली से भी एक मौसर पैगाम जो है वो दुनिया को दिया जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर आप कुछ सीधा नुकात हमसे शेयर करना चाहें फ़हद। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो करारदाद मंजूर की गई, उसमें सबसे पहले तो सिंध तास मुआहिदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने के भारतीय यकतरफ़ा इक़दाम की भरपूर मज़म्मत की गई, और ये वाज़े किया गया कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका गया या उसका रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। साथ ही इस करारदाद में आलमी शफ़ाफ गैर जानिबदार तहकीकात का भी पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया गया, और ये भी कहा गया कि अगर आलमी सतह पर शफ़ाफ तहकीकात की जाती हैं तो पाकिस्तान उसमें जो है वो भरपूर साथ देगा। जो शफ़ाफ तहकीकात होनी चाहिए भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात की, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में किया गया उससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वाज़े कर चुका है पाकिस्तान मुख्तलिफ़ मौक़ों पर और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर। बहरहाल कौमी असम्बली जो है वो आज 11 बजे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के ज़ेर सदारत उसका इजलास होगा, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जो पेश करदा तहरीक है उस पर बहस जारी रखी जाएगी। ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया आपका। आप वक्त हम अपडेट्स लेते रहेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पहलगाम फॉल्स फ्लैग। आपने देखा कि किस तरीके से उसको स्टेज किया गया, और पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो अब उसको डिबंक कर रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है भारत में? अब हो ये रहा है कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भारतीय मज़ालिम हैं वो इस वक्त तेज़ से तेज़ तर होते जा रहे हैं, और
पहले ये सुनने में भी आया कि किस तरीके से वहाँ पे घर गिराए गए हैं, मज़ालिम बढ़ रहे हैं। मकबूजा वादी में हज़ारों मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है, उनके घर मिसमार कर दिए जा रहे हैं, ये कह के कि ये सहूलतकार हैं। इस सब पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि जो क्रैकडाउन हो रहा है वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस पर इज़हार तशवीश भी कर रही हैं। पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और काविश तो कर रहा है कि सफारती महाज पे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान अपना दिफा करे बल्कि वो कश्मीरियों के भी आवाज़ बनता रहे। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। सीनियर तजज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे सर। बिकॉज यू आर इन इस्लामाबाद, तो सबसे पहले हम सवाल यही करते हैं कि सर इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है। हमने देखा कि कल भी इजलास हुआ, आज भी इजलास हुआ, अभी भी फ़ज़ा जो है उसमें क्या तनाव बरकरार है इस्लामाबाद में, या फिर हम पे दर पे जो भारत के वार हैं उनको डिफेंड करते जा रहे हैं। सो विद एवरी ब्लॉकेड दैट पाकिस्तान इज़ डूइंग देयर इज़ अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इज़ बिल्डिंग इन इस्लामाबाद। देखिए फैसल, एक जो मेरे ख्याल में जो बहुत इम्पोर्टेंट और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से बड़ी बेहतरीन तरीके से सफारतकारी की है, और आप देख लें आज इंटरनेशनल जितने बड़े बड़े कैपिटल्स हैं और फिर यूनाइटेड नेशन में जो अपना नुक्ता नज़र पाकिस्तान बयान करने में कामयाब हो गया, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान बैकफुट पे है। और यही वजह जो ओरिजिनल आप सवाल पूछ रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद पहलगाम आप लोग उनके अपने कर रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट में लोग सवालात उठा रहे हैं कि बगैर सबूत के इतने बड़े इल्जाम लगा के अब जंग का माहौल बना रहे हैं। अब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने दो काम किए। एक तो जो आप कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के मकानात जो है ना उनको तबाह कर रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और वो जो कहा जा रहा है कि 150 से 200 पाकिस्तानी उन मुख्तलिफ हवालों से उनकी जेलों में बंद है, उनको निकाल कर टोलियों की शक्ल में जो इन्होंने प्लान किया हुआ है कि किसी जगह ले जाएंगे, वहां जाके उनको मारेंगे और दिखाएंगे कि देखें ये पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, ये फलां जगह बैठे थे उनको हमने मार दिया है। लेकिन ये उनकी इस थ्योरी को भाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने पर्सनली ऑफर कर दिया है कि हम साल्टी के लिए तैयार हैं, आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हैं, आए बात करें। अभी ये बड़ा कह रहे थे कि जी मोदी की बात हुई पुतिन से, और उन्होंने इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी वो पुतिन साहब कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं। मॉस्को से जो खबरें आ रही है वही कह रहे हैं कि डी एस्केलेट करें, सूरत हाल बैठ के तय करें, और ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये ना हो कि ये इस खित्ते में आग लग जाए, ये पूरी दुनिया को ये आग अपनी लपेट में ले सकती है। लेकिन मसला वही है फैसल के जो इस वक्त जिंगोइज्म सवार है मोदी पे, और 4-2 इनके 2 है, अमित शाह है, अजीत डोवल है, अदित्यनाथ है, ये क्या कर रहे हैं? ये इतनी एम्बैरेसमेंट इनको हो रही है कि हर जगह पे इनको रुसवाई हो रही है और इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। उस दबाव के माहौल में अब ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम कर दें ताकि अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई कर सके। इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी यही कहा गया था कि ये खैर है, छोटा मोटा कुछ करना है, किसी फील्ड खेत पे कोई मिसाइल मार दे तो आपने रिएक्ट नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान ने जब से ये आर्मी चीफ ने कहा है, इसको लोग ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम ने भी कहा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग नफ्स का आदमी है, वो ये कह रहा है कि जी आप ये अगर कुछ शुरू करेंगे तो फिर खत्म हम करेंगे। अब ये नहीं होगा कि आप छोटा सा हमला करेंगे तो खामोश हो जाएगी, बात बहुत आगे जाएगी। अच्छा, और उस पे एहतशाम साहब बिल्कुल ठीक है, इस पे तो वी हैव डन इनफ डिस्कशन। मैं चाहूँगा कि इस पे आप ज़रूर हमें कुछ तजिया ज़रूर फराहम कीजिए। ये जो करंट सिचुएशन है जिसको भारत एक बार फिर बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि जी सलाल डैम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और जो यानी कि बगलियार डैम जहाँ से चनाब बहता है, और उसमें भारत अपने अवाम को तो ये बता रहे हैं कि जी हमने एक्शन ले लिया। लेकिन सच्चाई इसकी ये है कि जो खुद आज का इंडियन एक्सप्रेस ये कोट कर रहा है, नो ऑफिशियल वर्ड ऑन डेवलपमेंट, और ज़राए उनके ये कह रहे हैं कि ये गेट क्लोज किए जाते हैं इसलिए ताकि वाटर रिजर्वायर को स्टोर किया जा सके। तो पहले तो मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूर अपना तजिया दीजिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। देखिए फैसल, परसों की खबर ये थी कि उन्होंने चनाब से जो पानी आता है उसको रोक दिया, उसके बहाव को कम कर दिया, वो 70-75 हज़ार क्यूसेक से 10,000 क्यूसेक पे आ गया। लेकिन आज की खबर यही है, जो हिंदुस्तानी मीडिया जो आप बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान की कैपेसिटी नहीं है ये पानी को रोक सके, और ये कि पानी अगर ये फंस करे रोक भी लेते हैं तो कितने दिन रोक सकेंगे, और इसको हाउस करने के लिए कोई डैम इनके पास नहीं है। तो देखें ये प्लेइंग टू द गैली ज्यादा है। और दूसरा, पाकिस्तान की ये धमकी जो अब मेरे ख्याल में काम कर गई है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा पानी का रुकना,
अभी तक तो यही है कि हिंदुस्तान की फैसल बढ़ के जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पानी को अभी रोकने में कामयाब नहीं हुए। अभी रोकना भी उनके लिए आसान नहीं है। कहा जा सकता है कि इसमें 10 से 15 साल लगेंगे नया डैम बनाने में और $20 बिलियन लगेंगे ये सब कुछ काम करने के लिए, नए रिजर्वायर बनाने के लिए। लेकिन इन द मीन टाइम पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी शुरू में हमारे आजकल फसलों को जो पानी चाहिए उसमें रुकावट आई थी, अगर ये रुकावट कंटिन्यू रहती है गॉड फॉरबिड तो फिर हमारे लिए कोई चारा नहीं। डायरेक्टली बताया गया कि फिर इनके नजदीकी डैम जो है बुलियार भी और किशनगंज ये फिर हमारे टारगेट में आएंगे। ये अब्दाली का टेस्ट करना और ये कल जो एक फतह मिसाइल टेस्ट किया गया है 124-25 किलोमीटर वाला, ये एग्जैक्टली इन्हीं मेरे ख्याल में इन्हीं अहदाफ के लिए है कि ये फिर इन डैमों पे पाकिस्तान जाएगा। देखें ना, कोई बात आती है कि जब आप किसी की जिंदगी छीनना शुरू करेंगे, मारना चाहेंगे, तो फिर आपके साथ क्या होगा। और मैं आपको मजेदारी की बात सुनाऊं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो आर्मी चीफ होता है बरतानिया का, उसको ये कहा था, देख ले आप ये समझ लें कि अगर एक ट्रैक्टर ट्राली जो बजरी से भरी हुई है वो मर्सिडीज पे जाके लगेगी तो उसका क्या हाल होगा। उनका कहने का मतलब था ये शाइनिंग इंडिया जो है ना, ये बिल्कुल हम भस्म करके रख देंगे अगर हमारी शहर पे हाथ रखा गया। कायदम कह चुके हैं कश्मीर शहर हो गया, पानी रुका गया तो इस पर लड़ाई होगी। मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। हिंदुस्तान के लिए अब ऑप्शन कम से कम होते चले जा रहे हैं, पानी रुक नहीं रहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो नहीं रहा। साहब ये भी एक देखने की चीज़ है, यही अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि मैनी लोकल्स वर वेरी सरप्राइज टू गैदर ऑन द रिवर बेड ऑन मंडे, यानी कि कई सालों में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि लोकल्स के लिए जो पानी है वो रिवर बेड तक जा चुका है। बहुत सारे जो मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं वो इस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं, जो वहाँ के साफ़ी हैं या जो असेंबली में हैं वो एहतजाज कर रहे हैं इस चीज़ पे कि भाई आप जो ये पानी रोकने की गीदड़ भपकी दे रहे हैं, इससे तो पहले हम तबाह होंगे, कहाँ लेके जाएंगे इतना पानी, पहले हम सूखेंगे फिर आप हमें फ्लड कर देंगे। सो द थिंग इज़ के अगेन दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, अनदर आई वॉश। और उसमें ये भी कह रहे हैं कि जी ये इससे पहले भी इस तरह करते रहते हैं, लेकिन ये एक मामूल की एक्टिविटी है जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं, कोई पानी पूनी को बंद बुंद नहीं कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से फैसल जो ज्यादा क्रेडिबल बात है ना, जो बीजिंग से खबरें आ रही हैं कि देखें ये सारे पानी ऊपर से चाइना से आते हैं, तिब्बत से, वो अपर रिपेरियन कंट्री है, फिर हिंदुस्तान लोअर रिपेरियन कंट्री है, फिर पाकिस्तान लोअर रिपेरियन कंट्री है। तो वो इनडायरेक्टली वहां से भी मैसेज आ रहा है कि भाई अगर आप ये इंटरनेशनल जो ट्रीटीज है जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी है, आप इसकी खिलाफवर्जी करेंगे तो फिर यह है कि हम भी, हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम भी ये कर सकते हैं। इनडायरेक्टली उनको बताया गया कि ये पानी बंद करने का मतलब ये है कि फिर हमारे लिए भी ये एक ऑप्शन होगा कि हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये कश्मीरी तो जो बात कर रहे हैं अपनी जगह पे कर रहे हैं कि जी पहले तो सूखा जाएगा कश्मीर और बाकी पाकिस्तान के इलाके में चीजें होंगी, लेकिन जो अंदर की खबरें हैं वो यही है कि हिंदुस्तान ये सिर्फ गीदड़ बस्तियां हैं, ये अपनी पब्लिक को फैसल सेटिस्फाई करने के लिए, ठंडा करने के लिए। लेकिन एहतशाम साहब वो पब्लिक भी जो है वो पब्लिक भी अब सेटिस्फाई पैसिफाई नहीं हो रही, सवालात उठ रहे हैं। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो भारत भरपूर कोशिश तो कर रहा है कि जो ड्रामा उन्होंने रचाया है उसको किसी तरीके से वो एक जवाज़ दें, ताकि लोग जो हैं भारत के, जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि सिक्योरिटी कहाँ थी से लेके पानी कैसे रोकेंगे तक का जो सवाल है उसका जवाब दे सके। लेकिन अब हो ये रहा है कि भारत बदमस्त हाथी बना हुआ है और ऐसे में जो पिस्ते हैं वहाँ के, जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो पिस्ते हैं। मकबूजा वादी में हज़ारों मुसलमानों को ना सिर्फ हिरासत में लिया गया है, उनके घर गिराए गए हैं सिर्फ इस शक की बुनियाद पे कि कहीं ये सहूलतकार तो नहीं थे। तो क्या इस वक्त हो रहा है वादी में, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हमीद लोन साहब। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब, सुबह खैर, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। कुछ बताइए वादी में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या कर रही है भारतीय फौज इस वक्त वहाँ पे? पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद निहत्ते कश्मीरियों पे जो मजालिम ढाए जाते हैं उसमें बड़ी तेजी आई है और हजारों की तादाद में नौजवान गिरफ्तार है। श्रीनगर से, बडगाम, पुलवामा, बांडीपोरा, अनंतनाग, इस्लामाबाद से, और इसी तरह से वहाँ पर कोई 3 दर्जन से जायद मकानात को बारूद से उड़ा दिया गया है। खौफ हिरास का माहौल है
और वहाँ पर बदमस्त घोड़े की तरफ, वो हाथी की तरफ दौड़ रहा है। लोग जो है ना वो इंतहाई अजीरन उनकी ज़िंदगी बना दी गई है। तो बहरहाल ये पिछले 40 साल से हम ये सह रहे हैं जुल्म सितम, और हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी तारीख आज़ादी को गलत रंग देने की कोशिश की और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, मगर पहलगाम वाक़े ने हिंदुस्तान को एक्सपोज किया और ये बैकफायर हुआ उसे। मोदी हमेशा अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह के ड्रामे रचता रहा। माजी में भी अगर आप देखें पुलवामा ड्रामा उसने किया, इसी तरह से उसने उड़ी का ड्रामा किया, जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ वो भी हिंदुस्तान की एजेंसियों का रचाया ड्रामा था। तो पहलगाम में भी जहां एक फेक स्टोरी बनाई गई और इसको दुनिया के मीडिया ने एक्सपोज किया, आप अल जज़ीरा की रिपोर्ट पढ़े, आप वॉच डॉग की रिपोर्ट पढ़े, आप फ्रांस के 24 न्यूज़ की रिपोर्ट पढ़े, या मुख्तलिफ इदारों की किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ना वो मदद ली गई है, और फिर उसके बाद कशीदगी को हवा दी गई है, इश्तियाल पैदा किया गया जिसमें गोदी मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया। तो हम आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर भी राय डिवाइड हो गई है और हिंदुस्तान के अंदर भी आवाज़ें उठ रही है, और मोदी से सबूत मांगे जाते हैं, मोदी से एविडेंसेस मांगे जाते हैं, और इसकी तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे जो है वो आवाज़ें आ रही है। जी हाँ। तो वही मैं समझता हूँ कि आज मोदी एक मरतबा फिर एक्सपोज हो गया, और इसमें पाकिस्तान के मीडिया का बड़ा किरदार है, सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है। हुकूमत ने करारा जवाब दिया, और वहीं हिंदुस्तान के ऐवानों में जल्जला आया, और उसके साथ कश्मीरियों की भी होप बढ़ गई है, जहां 5 अगस्त के बाद हमें मुकम्मल तौर पे बंदूक की नोक पे यरगमाल बनाया गया था। तो वहीं कश्मीर आलमी फोरम्स पे गूंजा, और जहां बिल्कुल। अच्छा लोन साहब, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, वादी की तो आपने हमें बात बताई, हम देख रहे हैं पूरे भारत में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, जहाँ जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स, उनके साथ उनको ज़दोकोब किया गया, हॉस्टल से उनको कहा कि निकल जाएं, वापस चले जाएं। जो हमारे कश्मीरी बहन भाई वेंडर हैं जो कि वहाँ पे सड़कों के किनारे शॉल बेच रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट बेच रहे होते हैं, उनके साथ जो है वो दस्तदराजी की गई, उनको मारा पीटा गया। इस हवाले से भी मैं चाहूँगा आप कुछ बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कश्मीरी महफूज नहीं है, उसकी ज़िंदगी को हमेशा खतरात लाहक रहते हैं। जहाँ हमारे बच्चे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और RSS की गुंडे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, या कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं जब वो जाते हैं तो उन्हें हिंदुत्व गवर्नर्स का सामना होता है, और उनके साथ क्या होता है। तो वही मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो ये हिंदुत्व नज़रिया है, ये नफरत को फ़रोग दे रहा है, मजहबी मुनाफरत उरूज पे है। तो वहीं ये कश्मीरियों के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ भी नफरत रखता है, और उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो इसके पीछे दरअसल मोदी की वो पॉलिसी है, और जहाँ ये रियासती हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है, मोदी की सरपरस्ती में हो रहा है, और पार्लियामेंट के फ्लोर से भी अगर आप देखें नफरत अंगेज बातें की जाती है। जी हाँ। इनके जलसे जुलूसों में भी मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इस वक्त वो हो रही हैं, लेकिन मोदी शायद ये भूल गया था कि ऐसा करने से कश्मीर के कॉज को उसने एक बार फिर हवा दे दी है। बहुत शुक्रिया, हुर्रियत रहनुमा हमीद लोन साहब मौजूद थे। चलिए शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ऑब्वियसली एक ऐसी बीमारी जिसका मरीज़ जो है वो सांस लेने को तरसता है। दुनिया भर में तो उसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी सिचुएशन क्या है, नंबर्स क्या हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारा माहौल जो है, हमारा एनवायरनमेंट वो इसको कितनी मज़ीद तक़वियत देता है, और जिनको ये हो रहा है उनको कैसे कैरी आउट करनी चाहिए चीज़ें, और जिनको नहीं हो रहा या फिर उन्हें शक है तो वो कैसे इससे बच सकते हैं। हमारे साथ आज हमारी मेहमान मौजूद हैं, माहिर अमराज़ दमा डॉक्टर राबिया सहर अलवी साहिबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आई होप इट्स सहर नॉट सहर, राइट? इट्स सहर। सहर, ओके। सो सहर इज़ द जादू थिंग एंड सहर इज़ द मॉर्निंग, राइट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे डॉक्टर साहिबा। सो पाकिस्तान में दमे की क्या सूरत हाल है? 10 साल 20 साल पहले जब गालिबन इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और अब जब इतनी अवेयरनेस आ गई है, तो क्या इसके मरीज़ों में कमी आई है या फिर मामला कुछ और है? देखिए, दमा बेसिकली एज़मा जिसको हम कहते हैं, ये एक बीमारी इस तरह की है कि इसमें हमारी जो सांस की नालियाँ हैं उनमें सिकुड़न आ जाती है, ठीक है?
तो सिकुड़न आने की वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी वजह होती है वो एलर्जन इंड्यूस्ड वजह होती है कि कुछ लोग होते हैं वो प्रोन होते हैं सर्टेन थिंग्स से, जो कि अगर उसका ताल्लुक उनके एयरवेज यानी कि सांस की नालियों से हो तो उनको दमे का अटैक हो सकता है। दमे के अटैक में क्या होता है, जब हमारी नालियों की सिकुड़न होती है तो जो मरीज़ होता है वो सांस नहीं ले पाता, हवा का फ्लो हमारे लंग्स में प्रॉपर्ली नहीं जाता, तो उसकी वजह से आवाज़ आती है जिसको हम वीज़स कहते हैं। जैसे हम मरीज़ों से हम पूछते हैं कि जब आपको अटैक आता है तो क्या आपके सीने में से सीटी की आवाज़ आती है या नहीं आती, तो वो वीज़स आती हैं। बेसिकली जब फ्लो नहीं होता, मरीज़ को सांस लेने में परेशानी, सीना जकड़ा महसूस होता है और वो चाहता है कि कोई भी ऐसी तरकीब हो जिससे मेरे जो है सांस की नालियाँ खुल जाएं। तो जब भी एज़मा का अटैक आता है उसके लिए आपको कोई मेडिकेशन चाहिए होती है जो आपकी सांस की नालियों को फ़ौरन यानी कि बर वक्त खोले ताकि हवा का फ़्लो हो। तो उसके लिए हम जो दवाएं यूज़ करते हैं वो होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। बेसिकली जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को रिवर्स करेगा वो ब्रोंकोडायलेटर्स है। आम आदमी के लिए ब्रोंको इज द सांस की नाली, राइट? यस, बेसिकली ब्रोंकियोल्स अगर मैं आपसे बोलूँ तो सांस की नालियाँ अगर मैं आपसे कहूँ तो उनमें टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियम होता है, हमारी मसल्स होते हैं, तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये होने की वजूहात ये हैं कि हमारी जो फ़िज़ाई आलूदगी सबसे बड़ी चीज़, और इसके अलावा घर में या ऑफिस में होने वाले मट्टी धुएं या फिर कोई भी किसी किस्म के छोटे कीड़े जो हमें नज़र नहीं आते। कुछ लोग प्रोन होते हैं कि उनके होने से उनके कुछ एलर्जन ऐसे रिलीज़ होते हैं जो जाके स्टक होते हैं उनके एयरवेज में और वो अटैक कॉज करते हैं। और वो जब वो अक्यूटली वो ब्रोंकियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पेशेंट आपका जो है वो जब प्रेजेंट करता है तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होता है, वो अपना एक जुमला पूरा नहीं कर पाता जी। अच्छा, इस अटैक को आपने जो हम दवाइयाँ देखो जिसको एज़मा डायग्नोस हो गया है उसके लिए तो फिर हम तजवीज़ करते हैं कि आपने लेने हैं इनहेलर्स जो कि बेसिकली होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। पहले होता था कि दवाइयाँ खाने की सूरत में दी जाती थी, लेकिन अब ये है कि दवाइयाँ जो हैं वो इनहेलर्स की सूरत में दी जाएंगी ऑब्वियसली, और वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाएंगी। मतलब उनके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लेस हैं। लोग कहते हैं कि हम जो है अगर हम ये लेंगे तो हम ऐसा ना हो कि हमें आदत पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एज़मा इज़ नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, लेकिन उसको आप मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन दवाओं को लेने से। चलो साहब, एक चीज़ जो कि मेरा सवाल है, पोस्ट कोविड हमने देखा कि जो एस्थमेटिक थे उनका सिवियर हुआ। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मैं तो अपना जो थोड़ा बहुत सर्किल है उसी से मैं बता सकता हूँ। तो जिनके जो एल्डरली थे उनके लंग्स अफेक्ट हुए। पर्सनली स्पीकिंग, आई माई सेल्फ हैड इन्फेक्शन इन माई लंग्स, और पोस्ट कोविड फिर जब मैंने खुद पर्सनली फील किया कि खुल के मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ या खुल के मैं अपने लंग्स को इन्फ्लेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या एस्थमा को भी कोविड ने बहुत मुतासर किया, और उसके बाद आप लोगों ने कोई चेंज देखा एस्थमेटिक पेशेंट्स में कि वो चीज़ें मज़ीद उनमें वर्सन हुई? देखिए, जब भी कोई भी दमा का मरीज़ अगर वो पहले से डायग्नोस नहीं है या उसको पता नहीं है कि उसको दमा है, वो उनको सिर्फ होता है कि किस्तों में उनको ये एपिसोड्स होती हैं। अगर उन मरीज़ों को कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि आपने बताया कोविड वायरल इन्फेक्शन, तो उससे क्या होगा, उनका एज़मा एक्सेसरबेट हो सकता है। मतलब जो हमारी जो ब्रोंकियोल्स हैं यानी कि जो सांस की नालियां हैं, उनको सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर एलर्जेंस नहीं ट्रिगर करते कि वो कंस्ट्रक्ट हो, इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन, जरासीम, कोई वायरस भी जो है उनको ट्रिगर कर सकता है कि वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में चले जाएं। तो जिन मरीज़ों को कोविड हुआ ऑब्वियसली उनके लंग्स हेल्दी नहीं रहे। तो जिनको पहले से एज़मा था या अडल्ट ऑनसेट एज़मा हुआ, एज़मा बाद में डेवलप हुआ, तो ऑब्वियसली उनके जो सिम्टम्स थे वो खुल के फिर सामने आए और उनको वीज़ेस, चेस्ट टाइटनेस, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। ओके, अब डॉक्टर साहब देखिए, हम वो कौम है जो डॉक्टर से दूर और टोटकों पे रहने पे मजबूर होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये पफ्स ना लें, जैसे कि आपने कहा कि उसके हवाले से बहुत सारे टबूस हैं, तो फ़ना कर लो, ढिमका कर लो, कोई चीज़ सोशल मीडिया पे देख ली, फ़ला का पानी बनाओ तो उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कितना ख़तरनाक है ये? देखिए, ये बिल्कुल ख़तरनाक है। एक्चुअली होता ये है कि हम जो इनहेलर्स में देते हैं वो दो तरह की दवाइयाँ देते हैं। एक होती हैं जो हमारे ब्रोंक्यूल्स को खोलती हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं, और कुछ होती हैं जो इन्फ्लेमेशन को यानी कि सूजन को कम करती हैं, क्योंकि दो तीन चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं हमारे सांस की नालियों में।
तो जो सूजन को कम करती है वो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड्स हम ओरली अगर लेंगे, जो कि आम तौर पर अगर किसी हकीमी मेडिकेशन में वो स्टेरॉइड्स ऐड होते हैं, तो वो हम अगर ओरली ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उसको इन्हेलर के तौर पे लेंगे तो वो बहुत मिनिमम होते हैं। Okay. हम सिर्फ मरीज़ को ये कहते हैं कि आप अपना इन्हेलर इस तरह से लें कि एक रेस्क्यू इन्हेलर आपके पास हो, जो कि फटाफट आपकी सांस की नालियों को ब्रोंकोडायलेशन दे दे, जो आपके पास होना चाहिए, और दूसरा आपका डेली यूज़ का होना चाहिए। ठीक है, तो उनका काम ये होता है कि आप वो यूज़ करें, आपको तरीका आता हो। दूसरा ये कि पेशेंट को ये पता हो कि ये लेने से मैं बेहतर होऊंगा। वो किसी और चीज़ में पढ़ने से पहले वो अपना ये माइंड बनाएं कि ब्रोंकोडायलेटर्स आर वेरी हेल्पफुल। अब तो और नई चीज़ें जो है डेवलप हो रही हैं जो कि दमा के मरीज़ों को हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। ओके, सो आम लोगों के लिए अगेन देखने के लिए अगर आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें, कैन यू हैंड मी दैट वाटर बॉटल प्लीज़। आपने कहा कि इसमें जो सांस की नाली, फ़र्ज़ कीजिए ये सांस की नाली है, वैसे किसी ड्रैगन की लग रही नाली इंसान, बट स्टिल अगर तो ये सांस की नाली है, दमे की सूरत में ये सांस की नाली ये सुकड़ भी जाएगी इस तरीके से, बिल्कुल, और ये स्वेल भी कर जाएगी। बेसिकली इनके अंदर लाइनिंग्स होती हैं, मसल्स, जिस तरह ये लाइनिंग्स हैं। जी बिल्कुल। तो जब हमारा ट्रेकिया या हमारे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकसिस, ऐसे अगर हमारा कोई भी ऐसा एलर्जन है, या तो हम उससे एलर्जिक हैं, प्रोन है, या कोई इन्फेक्शन है जो, या फिर मैं आपसे बोलूँ सेकेंड हैंड स्मोक, अगर घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है और देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ प्रोन टू बी एजमेटिक, तो उसको सबसे ज़्यादा इससे नुकसान होगा। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप स्मोकिंग करके अगर निकल भी जाएं तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स रह जाएंगे वो उसके एयरवे पे एक्ट करेंगे, और ये इस तरह से पूरा जो है सुकड़ जाएगा, सुकड़ता जाएगा। जी बिल्कुल। ओके। वैसे तो दमा जो है वो बीमारी है इंटरमिटेंट, यानी कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आप सडनली जब आप इरिटेट होते हैं, आपका एयरवेज इरिटेट होते हैं, तो सडनली आपको एक एपिसोड होता है, फिर आप ठीक होते हैं, फिर आप नॉर्मल रहते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं अब हम नॉर्मल हैं तो हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता। आपकी जो आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आप उससे राब्ते में रहें, वो आपको बताएंगे। यानी कि वो जो 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 एलर्जी है मेरे अंदर, वो टाइमली वो ठीक कर देगा, बट इट विल रिमेन इनसाइड, और फिर वो उसको ट्रिगर, कोई स्मोक हो गई, किसी को डस्ट एलर्जी है, इवन फॉर दैट सेक पोलन, या फिर जो लोग परिंदे वगैरह रखते हैं भाई, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन साइट्स आजकल बहुत हैं, तो आप अगर रोड्स पे जा रहे हैं, आप सुबह निकले हैं, तो आपको नहीं पता, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम किससे एलर्जिक हैं, हमारा एज़मा क्यों ट्रिगर हो रहा है, तो हम तो एज़मेटिक है ही नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, वेल यू कैन हैव योर वाटर प्लीज। एंड यस्टरडे वी डिड अ सेगमेंट विद एन इकोलॉजिस्ट के जो परिंदे बढ़ रहे हैं शहर में, हम उनको फीडिंग वगैरह बहुत करते हैं, और उनका जो पूप होता है दैट इज आल्सो बैक्टीरिया प्रोन एंड वायरस प्रोन, वो भी सांस की बीमारी में बिल्कुल। सांस की बीमारियां सिर्फ दमा नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो परिंदों के बाकियात से जो है मरीज को उससे नुकसान पहुंच सकता है। और दमा तो एक ऐसी बीमारी है जो इंटरमिटेंट होती है, लेकिन अगर उसकी बर वक्त तशखीस नहीं की जाए, उसका इलाज नहीं हो, तो वो कुछ सालों में वो क्या करेगी, आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको सख्त बना देगी, इतना सख्त बना देगी कि फिर वो खुलने के काबिल नहीं रहेंगी, फिर आपको कोई और सर्टेन मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी जिससे आपको फ़ायदा हो। That's painful. बिल्कुल, ऑब्वियसली जो है हमें मरीज़ों को पहली बात तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आएँ, पहले चेक करवाएं। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं, उसमें हम लंग के फंक्शंस चेक करते हैं। बेसिकली ये फंक्शन की बीमारी है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ द पर्सन इज नॉर्मल, उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो मैं ये कैसे पता लगाऊं कि उसके जो एयरवेज हैं वो प्रोन हैं या नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री, ऑब्वियसली वाइडली अवेलेबल है हमारे पास वो। तो हम कहते हैं आप पहले वो आएँ, वो करवाएं, जब तशखीस हो जाए फिर आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको एक एक्शन प्लान बना के देगा, उसके मुताबिक आप चलें। डॉक्टर राबिया सहर अलवी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पास ऑन हो चुका होगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी किसी चीज़ में पढ़ रहे हैं तो खुदा का वास्ता टोट के मत कीजिए, अपने हेल्थ प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवाइए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देयर आर फ्यू मोर स्टोरीज टू कम, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और मौसम की कुछ बात हो जाए, क्या मौसम रहेगा, कैसे रहेगा, किस शहर में क्या कुछ होगा। बाकी मानदा मुल्क में कहीं कहीं बारिश तो हो रही है,
कहीं कहीं बादल बरस रहे हैं, कहीं हल्के कहीं तेज़, लेकिन कराची वाले जो है वो लगान फिल्म के बाबा जी जैसे ऊपर देख रहे हैं कि बारिश कब होगी, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कराची में गर्मी का राज है भैया बरकरार। और अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रेट रहने का इम्कान है। चलिए कराची से ज़रा चलते हैं कोयटा, और कोयटा में कुछ माहौल बेहतर है, कम से कम दर्जा हरारत 15, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। बाय द वे मुल्तान में जहाँ पे शदीद गर्मी होती है, गर्मी का ज़ोर थोड़ा टूटा है, कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 रहने का इम्कान है। रुख करते हैं लाहौर का, और बादल हैं कुछ कुछ, तो लाहौर वालों एंजॉय कीजिए, थोड़ी छाँव और थोड़ी धूप। कम से कम दर्जा हरारत 25, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत चलते हैं, कुछ मोतदिल 23 कम से कम दर्जा हरारत और 33 ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। पेशावर वहाँ पे है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 34। फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लेट्स टॉक यू थ्रू मुख्तलिफ शहर। अगेन फैसलाबाद में आप देख सकते हैं कम से कम 25, ज़्यादा से 36। डेरा इस्माइल खान यहाँ पे कम से कम 24, ज़्यादा से ज़्यादा 36। गवादर की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 33। एंड देन वी हैव गॉट मरी, जहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे दर्जा हरारत नीचे आता जाएगा, तो कम से कम 16, ज़्यादा से ज़्यादा 19। कश्मीर का रुख करें मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत इस 16 और 28। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कालाम और स्कर्दू की बात ना करें, बेहतरीन मौसम हो रहा है वहाँ पे, कम से कम 2-12, कम से कम 5-15। तो हमारे साथ तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत आपको खुशामदीद। अच्छा अंजुम साहब, द सिचुएशन इज़ के कराची वाले पूछ रहे हैं, बल्कि प्लीड कर रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें बताइए कि कोई है बारिश का इम्कान, या फिर बस अभी इक्तफा करें हम गर्मी में ही। जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। देखें कल सिचुएशन डेवलप होनी थी, पर अनफॉर्चुनेटली कल जो रात गए एक डस्ट स्टॉर्म ने कराची को मुख्तलिफ इलाकों को हिट किया, उसकी वजह से मोस्टली जो एनर्जी ऑफ एटमॉस्फेयर थी वो रिलीज़ हो गई। और उसके बाद कल हमने देखा पूरा दिन जो है वो शुमाल मशरकी जो आपकी खुश्क हवाएं हैं उन्होंने कराची का अहाता किया, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो सकी थी और वेदर नहीं हुआ। लाइक वाइज पोजीशन कुछ आज भी है कराची में, तो अभी फिल वक्त कराची में कोई ख़ास बारिश का इम्कान नज़र नहीं आ रहा आने वाले 2 से 3 रोज़ में। अलबत्ता आज कराची के मज़ाफ़ात, बैरियर टाउन या उससे मुल्हिका इलाकों में कुछ हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, कोई हल्का फुल्का डस्ट स्टॉर्म या लाइट रेन हो सकती है। ताहम अभी मोस्टली जो ये मगरबी हवाओं का सिलसिला है इसने कुछ थोड़ा सा पॉज लिया है। आज भी जो है वो कोई ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है, ताहम थरपारकर रीजन और बद्दीन और उससे मुल्हिका इलाकों में कुछ जगह पर हल्की बारिश हो सकती है। मैं थरपारकर का पूछने वाला था, क्योंकि कल एक वीडियो सफ़र कर रही थी सोशल मीडिया पे कि शादी लार्ज से आगे कुछ बादल ज़रूर बरसें। चलिए आपने इंटीरियर का तो बता दिया, पंजाब की अगर बात कर लें, लाहौर में बादल तो हैं, लेकिन ये बादल गरजने वाले हैं कि बरसने वाले हैं? देखें जी, लाहौर में भी फिल वक्त कोई ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है। अगर बादल हैं तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत कुछ लाइट रेन टाइप हो सकती है। ताहम अभी मोस्टली जो है ये थोड़ा सा तकरीबन कंट्री भर में पॉज की सिचुएशन डेवलप हो रही है कोई वेदर सिस्टम में, और चंद एक इलाकों में जो है जैसे कश्मीर के कुछ इलाकों में या KPK के पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर कुछ हल्की फुल्की या बारिश हो सकती है। लेकिन फिल वक्त जो है ये 7 तारीख तक जो है इसमें थोड़ा सा पॉज है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ आप मौजूद थे, और जो मुल्क के शहर हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल रहेगी इस हवाले से हम अपडेट कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे हमारे साथ एक ऐसी एथलीट मौजूद है जिन्होंने किया पाकिस्तान का नाम रोशन। ये कौन है जानने के लिए हमारे साथ रहिए और एक ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। जैसे बॉक्सिंग की ज़ुबान में कमेंट्री की जाती है और कहा जाता है इन द ब्लू कॉर्नर, तो आज इन द ब्लू कॉर्नर कौन है हमारे साथ? पाकिस्तान की टैलेंटेड होनहार यंग बॉक्सर जो कि जिनका ताल्लुक लियारी से है। लियारी का खैर अपना ही एक मकाम है बॉक्सिंग में,
बड़े बड़े इन्होंने नाम दिए हैं। लेकिन इस बार जिन्हें हमें बुलाया है, आलिया सोमरो, प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट में उन्होंने क्या ज़बरदस्त काम किया है। और थाई बॉक्सर को, इसको कहते हैं घर में घुस के मारना, थाई बॉक्सर सुदीता ग्नानोच को नॉकआउट करके फतह अपने नाम की है। और थाईलैंड में ही ये मुकाबला हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, हमारे साथ मौजूद हैं मिस सोमरो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले तो। यही वो बेल्ट है जो आपने जीता है? और लाइट भाई ज़रा फ्लेक्स करवा दे बेल्ट प्लीज़, ज़रा हम मिस आलिया को दिखा दें आप, और क्या इन्होंने बेल्ट लिया है, ज़बरदस्त। सो बहुत बहुत मुबारक हो। ये क्या बात है। कैसा रहा मुकाबला आपका? और थाई बॉक्सर्स तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। या लिटरली टफ था स्टार्टिंग में। जब मैं वेट कैटेगरीज होती हैं, फेज ऑफ हो रहा था उस टाइम, जब मैं वेट पर गई तो वो डायरेक्टली मेरा मजाक उड़ाने लगे कि इतना सा तो तुम्हारा मुंह है, तुम क्या इससे खेलोगी। वो पिछले 3 बार चैंपियन रह चुकी है अपनी वेट कैटेगरी में। वही थाई जो है उन्होंने वहाँ बात की, ये जो प्री बॉक्सिंग होती है, उन्होंने तो इस तरीके से उन्होंने डीमोटिवेट किया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कह रही, आलिया साइलेंट हो जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, तुमने रिंग में जवाब देना है। और फिर जो जवाब मिला वो फिर हमने देख लिया। फाइट कैसी रही? कितने राउंड्स तक गई? ये फाइट मेरी 10 राउंड्स पर मुश्तमिल थी और मैंने फर्स्ट राउंड में 45 सेकंड्स में उसको नॉकआउट किया। ज़बरदस्त। अच्छा खैर, फिर जब आपने किला कमा कर दिया पूरा, उसके बाद जिन्होंने भी ये फरमाया था कि इतना सा मुंह है, तो फिर आपने बताया कि इतना सा मुंह छोड़ें, ये इतना बड़ा मुक्का देखें आप। ये लिटरली असल में जब मैंने उसको फाइट पर 45 सेकंड्स में नॉकआउट किया तो उसके कोच के साथ जो उनकी तरफ से क्राउड बहुत ज़्यादा था, बिकॉज आपको पता है कि वो वहाँ की मकामी है। तो जब मैं रिंग से उतरी तो सब शॉक्ड हो गए, मतलब उसको तो भूल ही गए कि वो पिछले जो है साबिका चैम्पियन थी। तो सब उन्होंने अपनी सीट छोड़कर वो मेरे पास इतना रश लगा लिया, उन्होंने बारी बारी सेल्फी, प्लीज़ 1 सेल्फी। तो मतलब इस तरह का कहते हैं ना कि बहुत खुशी हुई कि मैं उन्हीं की मकामी जगह पे जाके, और मेहनत थी मेरी और स्ट्रगल्स बहुत किया है, जिस वजह से आज मैंने अपनी इस तरह के मामला देखे। और बिकॉज़ जो बंदा रिमोटेड एरिया से ताल्लुक़ रखता है, आपको पता है उसको बाज़ औक़ात लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और वैसे तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, बाबा मेरे खुद लेबर हैं और वो बेसिकली वो खुद भी जो है वो स्पोर्ट्समैन है, फुटबॉलर हैं। तो उनकी सपोर्ट की वजह से जो मैं आज इतना स्टैंड बाय हूँ, और ऊपर से कोचेज़ मेरे बड़े बेस्ट थे। फिर उसके बाद जिन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप की, हुसैन असलम भट्टी, फिर उनको ही मतलब उसी तरह उन्होंने जो है वो नबील गबोल साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, नादिर गबोल साहब ने भी सपोर्ट किया, वहाँ तक कि मुझे मिनिस्टर स्पोर्ट्स तक लेके गए। और फिर इस तरीके से मेरी सपोर्ट हुई। मैं बड़ी परेशान थी कि मेरी फर्स्ट फाइट है, मैं कैसे स्पॉन्सर अरेंज करूँगी और किस तरीके से होगा, क्योंकि पिछले 12 साल से मैं इमेच्योर बॉक्सिंग खेल रही थी। और फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिलर फेडरेशन है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और उन्होंने कहा आप प्रोफेशनल क्यों नहीं खेल रही, इतना प्यारा गेम है, आप प्रोफेशनल खेलें तो फिर सेकंड लैला अली कहलाएंगी आप। ज़बरदस्त। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा यकीनन। जो देखने वाले उनको मैं बता दूं, लैला अली कौन है? लैला अली द ग्रेट मोहम्मद अली बॉक्सर की साहबजादी हैं। अच्छा, आपने अभी वाले साहब का जिक्र किया, आप जब कह रही थी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो मैंने उसी वक्त जहन में ये सवाल बना लिया था कि इस स्ट्रगल के पीछे जो सपोर्ट है वो आपके वालिद की स्ट्रगल की भी है। आपके वालिद फुटबॉलर भी है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी का भी काम करते हैं, जिसमें किसी को कोई शर्म-ओ-आर की ज़रूरत नहीं है। वो हक़ का खाते हैं, हक़ का कमाते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ अदर देन क्रिकेट नहीं वो कर पाते। क्यों? जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकारी सतह पे सपोर्ट नहीं, फिर उनको घर का पेट पालना और ये सारी चीज़ें। वालिद साहब का ख्वाब था फुटबॉलर बनना, पाकिस्तान को ग़ालिबन रिप्रेजेंट करना, शायद वो नहीं कर सके, तो उनका ख्वाब अब आप पूरा कर रही हैं। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। लिटरली ऐसा ही है, बाबा मेरे पाकिस्तान टीम में थे और बाबा जो है इंटरनेशनल के लिए जा रहे थे, लेकिन बेसिकली जो सीन बाबा के साथ हुआ एज इट इज़ सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इमेच्योर बॉक्सिंग में 3 बार पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद जो है वो आपको पता है कि कम्युनिटी सेशन होता है, तो वो अपने आप बंदे को, और एक तो लेवल होता है कि रिमोटेड एरिया वाले बंदे और पुअर फैमिली से हो तो फिर उनको नहीं होता इतना ज़्यादा। तो इस तरीके से मुझे 3 बार कट किया गया पाकिस्तान टीम से। फिर मैंने अपने आप में ठान लिया था कि भाई आलिया, अब जो करना है वो तुमने खुद करना है। तुम ये समझ लो कि यू आर अ ब्रांड। अगर तुम ये मान लोगे कि तुम ब्रांड हो तो तुम सब कुछ कर सकती हो। मेरे बहुत ही मतलब कि मैं बिग सपोर्टर का हूँ। वो मेरे साथ के बॉक्सर भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर उन्होंने मुझे ये नहीं बोला होता यू नो दैट कि मैंने खुद को खुद नहीं पहचाना था, उन्होंने मुझे कहा यू आर अ ब्रांड डालिया,
तुम्हारे पास एक टैलेंट है, तुम एक ब्रांड हो, तुम अपने आप को तो पहचानो कि पहले तुम हो क्या। मैंने अपने आप को पहचाना, यू नो दैट कि रमज़ान में इतनी कड़कती धूप में मैं यहाँ वहाँ इदारों में जाती रही कि प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर कर दें। यानी कि सिर्फ आप ट्रेनिंग में मेहनत नहीं कर रहे होते, हमारे यहाँ क्रिकेट से हट के जो दीगर स्पोर्ट्स में भी मेहनत कर रहे थे। आखिरी चीज़ ये बताइए, अब आपकी अगली फाइट जो है वो है बड़ी तगड़ी, और वो है आलिया की जो अगली फाइट है वो है अगेंस्ट इंडिया। कब है वो फाइट और क्या है उसके लिए तैयारियाँ? वो फाइट मैं अगस्त में खेल रही हूँ, और उससे पहले मैं इंशाल्लाह आई नीड द स्पॉन्सर, और मैं वैसे स्पॉन्सर देख रही हूँ, और उम्मीद है बहुत स्पॉन्सर तो अब खुद चल के आ रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं। सो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और यू नो दैट के लड़कियाँ जो हैं, लोगों को मतलब लोग यही समझते हैं कि लड़कियां हैं, कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकती, बस ऐसे ही घर में रहेंगी, और बहुत सारी ऐसे टॉनेट बातें भी हुई थी। और अगेंस्ट इंडिया तो ये तो मेरा एक ख्वाब है कि आलिया यू आर, तुम्हें तो हर कोई कहता है यू आर अ ब्रांड, लेकिन तुम ब्रांड अपने आप को उस दिन बोलोगी जब तुम इंडिया को बीट करोगे। क्या बात है, सब इंशाल्लाह हम आपको उस वक्त भी बुलाएंगे जिस वक्त आप उनको इंशाल्लाह हरा देंगे। आलिया बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के शो से दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।